Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is IBRD and second topic जो है आपका वो अनकैड। ठीक है, पहला IBRD के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दूसरा हम करेंगे अनकैड के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों ही आपके अनकैड और आपका IBRD जो है वो ये भी आपके एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जिनका भी बेसिकली वर्क यही होता है कि फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराना जो आपके कंट्रीज होते हैं। ठीक है, साथ के साथ उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके ऊपर फोकस करना होता है इनका मेन मोटिव, और ज्यादा से ज्यादा जो है जो वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनका रिकंस्ट्रक्शन कराना। ठीक है, तो हम अब जो डिस्कस करेंगे IBRD और अनकैड, हम जो है अनकैड, ये दोनों टॉपिक हम अब डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं IBRD। IBRD की आपकी एक फुल फॉर्म होती है। IBRD की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है आपकी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली जो आपका IBRD है ये आपका जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक इज आल्सो नोन एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को भी आप ये कह सकते हो कि भाई वर्ल्ड बैंक में जो आपका एक तरीके से IBRD ही है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब जब हम बात करते हैं कि भाई इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जो IBRD को डेवलप करने की या IBRD को इस्टेब्लिश करने की हमारी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो इसमें क्या था कि जब आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर हुए थे आपके, एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, एक वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था और जब वो आपका फिनिश हुआ, जब आपका वो खत्म हुआ जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था, तो उसमें क्या था कि जितने भी उस वॉर के अंदर जितने भी पार्टिसिपेटेड कंट्रीज थे, और ये मान के चलिए लगभग जो है वर्ल्ड का हर कंट्री उसके अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेटेड था, तो वहां पर क्या हुआ, उससे जो है उन्हें बहुत ज्यादा वहां पर फाइनेंशियली क्राइसिस हुए, उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीकनेस हुई, और उनकी जो भी इंडस्ट्रीज थी या जो भी उनका एक हम ये कहें कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्राइसिस हो गई वहां पर, वो पूरी तरीके से वो डाउन हो गए, वहां के बैंक डूब गए। ठीक है, वहां की इंडस्ट्रीज बंद होगी, खासतौर से आपके जर्मनी, जापान, फ्रांस, ठीक है, आपका यूनाइटेड किंगडम UK, जिसे आप इंग्लैंड कहते हो, ग्रेट ब्रिटेन कहते हो, आपका अमेरिका, तो जितने भी कंट्रीज थे सबको जो है वहां पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि लंबे टाइम तक युद्ध चला था, तो उससे उनकी सारी एक्टिविटीज वहां पर डैमेज हो गई। तो जो आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो था, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसमें लिखा हुआ है जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 से पहले तक जो आपका कंप्लीट हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था कि उसमें जो भी डैमेज हुए थे उसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दैट वॉर डैमेज्ड इकोनॉमी, जो आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी आपकी कंट्रीज की इकोनॉमी थी जो डैमेज हुई थी, उन्हें फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्हें फिर से चलाने के लिए वहां पर जो है जो आपका IBRD है उसे एस्टेब्लिश किया गया है। IBRD जो आपका एस्टेब्लिश किया गया है वो 1945 में आपका एस्टेब्लिश किया गया है। IBRD कब एस्टेब्लिश किया गया है? 1944 में, और जो ये वर्किंग में जो आया है वो आपका जून 1946 में आया। 1945 में इसे एस्टेब्लिश कर दिया, डेवलप कर दिया, लेकिन जो ये मेन वर्किंग में आया है ये 1946 में आया है, जून 1946 में। ठीक है, इसकी यदि अगर हम अप्रैल 2019 की बात करें तो इसके लिए आपके 189 मेंबर्स हैं। ये बेसिकली ईयरली काउंट होते हैं, क्योंकि बीच में कुछ मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, कुछ मेंबर्स रिमूव हो जाते हैं। तो अप्रैल 2019 तक इट हैज 189 मेंबर्स। इसके अंदर आपके 189 मेंबर्स हैं। तो क्लियर है, IBRD बेसिकली एक तरीके से वर्ल्ड बैंक को भी आप IBRD कहोगे, और 1945 में ये एस्टैब्लिश हुआ, और जून 19
1946 में इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई है। क्यों स्टैब्लिश हुआ कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से जो कंट्रीज की इकोनॉमी डैमेज हुई थी, उन इकोनॉमीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए आपका इसका जो है वहां पर वर्ल्ड बैंक या IBRD का डेवलपमेंट हुआ। अब हम इसके कुछ आपके है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसके आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर्स कंट्रीज फॉर द इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी मेंबर कंट्रीज थे उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कराना, जिससे कि क्या वो अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। आज की डेट में भी जो वर्ल्ड बैंक होता है, किसी कंट्री के अंदर कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी कारण उनकी इकोनॉमी डैमेज हो जाती है, तो वर्ल्ड बैंक आज भी जो है उन्हें हेल्प देता है कि आप वर्ल्ड बैंक से उधार ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लीजिए और उसे एक आफ्टर सम टाइम यू हैव टू पे। साथ के साथ जो आपके पुअर कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वहां पर जो वर्ल्ड बैंक है वो वैसे भी हेल्प में ईयरली हेल्प वहां पर प्रोवाइड कराता है। किसी कंट्री को 4000 करोड़ रुपए, किसी को 5000 करोड़ रुपए, कि जिससे कि उनकी इकोनॉमी वहां से चल सके, लोगों के सामने वहां पर कोई दिक्कत ना हो। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है आपका इसका टू इंड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एश्योरिंग BOP इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक इसका एक मेन मोटिव क्या होता है कि जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिससे कि क्या है कि जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनका BOP इक्विलिब्रियम रहे। BOP इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो ज्यादा घाटे में ना जाए, लगभग जितने का वो एक्सपोर्ट करें उतने का ही वो आपका इंपोर्ट करें। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी इंटरनेशनली ट्रेड होती है वो आपकी बैलेंस पर चलती है, उससे कोई कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री ज्यादा दबाव में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड, टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय फॉलोइंग वे। ये क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उन कंट्रीज के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आपका वर्ल्ड बैंक करता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ बनी रहे, उनकी इकोनॉमी आपकी स्टेबली वहां पर चलती रहे, उनकी इकोनॉमी में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा टू प्रोवाइड गारंटी ऑन प्राइवेट लोन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही साथ कि वजह से 189 मेंबर कंट्रीज हैं, कुछ आपके डेवलपिंग है, कुछ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग से भी नीचे कंट्रीज हैं। तो कोई डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जो आपके लोअर ग्रेड के कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये वर्ल्ड बैंक उसकी गारंटी भी देता है कि आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, यदि कोई भी कल दिक्कत होती है तो हम उसके लिए वहां पर है, ठीक है, तो आप हमारी गारंटी पर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है फिफ्थ है कि कैपिटल इज नॉट अवेलेबल even after providing guarantee, then IBRD provides loan for productive activity on considerate conditions। इसका मतलब क्या होता है कि भाई वो अपनी गारंटी भी दे दे किसी भी कंट्री को, ठीक है, कि आप मेरी गारंटी पर इन कंट्रीज को आप लोन प्रोवाइड करा दो, और यदि वो कंट्रीज जब भी लोन प्रोवाइड नहीं कराते तो जो आपका IBRD है वो अपनी तरफ से उन्हें वहां पर एक तरीके से फाइनेंशियली असिस्टेंट वहां पर देता है, जिससे कि क्या वो अपनी कंट्रीज को या अपनी कंट्री की इकोनॉमी को चला सके। तो ये तो बात हो, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, टू एंश्योर द इंप्लीमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज टू ब्रिंग अबाउट स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम अ वॉर टाइम टू पीस इकोनॉमी। दूसरा क्या, इसका मेन फोकस क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में आफ्टर वॉर, जो कि लंबे समय तक आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये आपका फोकस करता है वर्ल्ड बैंक कि उनकी क्या ग्रोथ चल रही है, उनके अंदर कितना काम हुआ या कितना काम नहीं हुआ, तो वो भी आपका वर्ल्ड बैंक वहां पर लेके चलता है। तो ये तो बात होगी आपकी वर्ल्ड बैंक की कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, क्यों स्टैब्लिश हुआ, या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब सेकंड आता है आपका अनटेड। अनटेड की जो हम बात करते हैं तो अनटेड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब आपका वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड जब आपका कंप्लीट हुआ, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई
जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, किसी को लोन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी को फाइनेंशियली हम हेल्प कर रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी क्या प्रोग्रेस हुई, क्या प्रोग्रेस नहीं हुई, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो आपका ये यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि जो आपका यूएन था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, उसने क्या है कि उन सबके ऊपर जो है आपकी कॉन्फ्रेंस करी, सारे मेंबर कंट्रीज को वहां पर लिया, और कि भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या प्रोग्रेस नहीं चल रही है, उसके बारे में वहां पर पूरा डिस्कशन वहां पर आपका चला। बेसिकली क्या है कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिक्लेयर्ड 1960 to 70 एज डेवलपमेंट डिकेड। उन्होंने 1960 से 1970 जो डिकेड था, 10 ईयर डिकेड था, उसे डेवलपमेंट के लिए डिक्लेयर किया, उस डिकेड को 10 साल के लिए। और इन 1961 यूएनओ अटेम्प्ट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री विद द ग्रोथ रेट ऑफ 5%। इसके साथ ये भी उसमें अनाउंस हुआ, जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, कि भाई जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो की भाई 5% पर एनम वहां पर होनी चाहिए। 5% के रेट से जो है उनकी जो है इकोनॉमी वहां पर आपकी डेवलप हो, ठीक है। तो ये भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी एक बात आई। साथ के साथ इसमें आपकी जो है बहुत सारी ये डेट्स दी हुई है कि जहां पर जो है डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट जो भी चैलेंजेस हुए हैं, उनके लिए जो है वहां पर एक तरीके से आपकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है। ये भी बेसिकली आपका जो अनपेड होता है, ये भी किसके अंदर आता है, ये भी आपका यूएन के अंदर आपका आता है, ये यूएन के अंदर वर्क करता है, ठीक है। अब इसके आपके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ अनपेड की कौन कौन से फंक्शंस हैं आपके अनपेड के। तो इसमें आपका सबसे पहला फंक्शन है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड और लीव द वर्ल्ड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि भाई जितने भी डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में एक ट्रेड बैलेंस हो, और जो है उनके बीच में भी ट्रेड हो। ये नहीं कि केवल डेवलप टू डेवलप हो रहा है, यदि ऐसा होगा तो जो डेवलपिंग कंट्री है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका पहला फंक्शन क्या था कि जो भी आपके डेवलपिंग है या जो आपके डेवलप्ड आपके कंट्रीज है, उनके बीच में आपका ट्रेड हो, और जो भी सोशल या कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो भी आपके दूर हो, और जिससे कि क्या उन कंट्रीज के जो है इकोनॉमी वहां पर एक्सीलरेट हो सके। इसके बाद टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग भी जो आपका अनटेड होता है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, कि क्या पॉलिसीज हो इसके लिए, क्या प्रिंसिपल्स हो जिनसे जो है इंटरनेशनल ट्रेड को हम स्मूथली वहां पर चला सके, इंटरनेशनल ट्रेड को हम स्मूथली वहां पर रन कर सके। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टू मेक प्रपोजल फॉर पुटिंग द सेट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इनटू इफेक्ट। कि जो भी हमने प्रिंसिपल के बारे में कहा या जिन भी पॉलिसीज के बारे में हमने डिस्कस किया, उनके लिए एक प्रपोजल बनाना कि हम उन्हें किस तरीके से पुट करेंगे, उन्हें हम किस तरीके से वहां पर एक्शन में लाएंगे। ये भी आपका डिसाइड होता था, जो आपका अनटेड होती थी, जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती थी, ठीक है। लास्ट वन है, इसमें फोर्थ पॉइंट है कि इन जनरली टू रिव्यू एंड फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस विद इन ह्यूमन सिस्टम। एक इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या था कि जितने भी ये इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जो यूएन के अंदर आते हैं, उनके बीच में आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन वहां पर हो, किस तरीके से वो आपके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, जिससे कि सारे जो आपके इंस्टीट्यूशंस है उनकी वर्किंग जो है आपकी स्मूथली हो सके, उनकी वर्किंग जो है बिल्कुल सही से वहां पर चल सके। चाहे आपका WTO हो, चाहे आपका IMF हो, चाहे आपका IBRD हो, या चाहे आपका WHO हो। कहने का मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में एक की भाई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वहां पर चले। तो ये आपके कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये आपके होते हैं इंटरनेशनली लेवल। अब इससे बाद में हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो रीजनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। इकोनॉमिक रीजनल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं कि जो एक रीजन के होते हैं, जैसे दक्षिण एशिया के, जैसे सार्क आपका होता है,
EU आपका होता है। EU किसका होता है? यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है, केवल उनका अपने यूरोपियन कंट्री ही आपस में फोकस करके चलते हैं। साथ क्या होता है कि जो इंडिया के नियर बाई कंट्री है, जैसे इंडिया हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुई, ठीक है, तो उनके